ताकि भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, इधर सामाजिक परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री से इधर, और इधर आप छत्तीसगढ़ में ले लेंगे छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, ताकि आपका जियोग्राफी पे एक सॉलिड का पकड़ बन जाए। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन एग्जाम के दौर में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिए, तो बातें तो होते रहेंगी क्लास के दौरान। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले भारत का स्थिति और विस्तार जो होता है, भारत कहाँ है, क्या इसका अक्षांश है, क्या देशांतर है ना, ये सब पढ़ने से पहले हमारा पहला जो टॉपिक है यह हम आपको पढ़ाएंगे आज। चलिए, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है और पृथ्वी की गति, ये दो को हम पहले समझेंगे क्योंकि ये जरूरी है समझना, बहुत बेसिक है। तो इसको समझने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम आगे भारत की ओर रुख करेंगे, है ना। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा क्या, अक्षांश एवं देशांतर रेखा और साथ में पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, इसको भी देखेंगे। ये दोनों को समझना है अपने को। क्लियर जी, अक्षांश और देशांतर और साथ में पृथ्वी की गतियां, इन दोनों को समझेंगे। आपने सुना होगा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनविच भारत का मानक समय रेखा, क्यों डिफरेंस होता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भारत के मानक समय रेखा में 5.5 आवर का, ये सभी को अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी गतिया को हम, आप टॉपिक में इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि अभी अपन पहले देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। देखिए, ये हमने एक सर्कल बनाया, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ग्लोब है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, ग्लोब बोल रहे हैं, ठीक। अब इस ग्लोब में जो क्या कर रहा है, पृथ्वी के प्रतिरूप को दर्शाता है। हमारा ये जो ग्लोब है ये क्या कर रहा है, ग्लोब जो बना है, काल्पनिक ग्लोब है पृथ्वी का, ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के प्रतिरूप को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इस ग्लोब में देखो एक ऐसी रेखा, इस ग्लोब में सबसे पहले ये देखो कि एक ऊपर वाला जो बिंदु होता है और एक नीचे वाला बिंदु जो होता है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर एक बिंदु बनाए हैं हम, और एक बिंदु कहाँ बना है, नीचे बना है। मिडिल में नहीं होगा तो आप लोग मिडिल में बनाइएगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। एक बिंदु यहाँ बना है और एक बिंदु यहाँ बना है, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। आप इसको ना मेरे साथ बनाते चलेंगे, ठीक है। उत्तर में जो बिंदु होता है सबसे ऊपर में, इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। नीचे में जो बिंदु है ये आपका क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ठीक है, इसमें आएंगे। तो अक्षांश रेखा से पहले हम सबसे पहले एक अक्षांश रेखा देखते हैं। चलो, एक आप इमेजिन करो थोड़ा सा, सबसे पहले दूसरी बात बताते हैं। ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, पृथ्वी का या ग्लोब का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को के मध्य के समानांतर बोलोगे, है ना। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या फिर एक काल्पनिक रेखा, ऐसे समझो पहले, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में या दो गोलार्ध में विभाजित करती है। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, बराबर मेरे से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा इसको मिडिल में लेंगे पूरा। चलो, सबसे पहला पॉइंट यही से निकल के आ रहा है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, तो दो बराबर भागों में क्या, अगर मैं ऐसे भी एक रेखा खींच दूंगा तो ये भी तो दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर हम रेखा ऐसे लंबवत खींच दें तो ये भी क्या करेगा, बराबर भाग में डिवाइड करेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे,
एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज रूप से, अब यहाँ पर देखो वर्ड हम यूज क्या कर रहे हैं, क्षैतिज। क्यों? क्योंकि सिर्फ काल्पनिक रेखा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना। और कौन सा ये दो बराबर भाग है? इधर को बोल दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोल दिया जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ को क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसी को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। इसको हम क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। याद रखिएगा विषुवत रेखा कौन है? तो यह रेखा क्या कहलाती है आपकी? विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले निकल के आया विषुवत रेखा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें जानना है अब इस टॉपिक के अंतर्गत, अक्षांश के अंतर्गत या अक्षांश रेखा के अंतर्गत, तो हम क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या है? जो एक ऐसी क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। और वो दो बराबर भाग कौन सा है? उत्तरी भाग को, इस रेखा के विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसी प्रकार इस रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। पहला पॉइंट लिखो आप पहले, विषुवत रेखा करके सबसे पहले लिखो और यहाँ पर ये बना लेना। आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ, है ना। पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा विषुवत रेखा। सबसे पहला डायग्राम को बनाने के नीचे में लिखिए विषुवत रेखा, और उसमें लिखिए पहले डायग्राम। अगर नहीं बना है तो इस पर छोड़ देना, नीचे में लिखिए, लिखिएगा विषुवत रेखा करके डैश करके लिखो। लिखिएगा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, कॉमा करके लिख लेना, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। और आई होप आपने ये डायग्राम में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध करके लिख लिया होगा, और यहाँ पर लिख लिया होगा विषुवत रेखा करके। अब देखो थोड़ा सा आपको ना एक चीज इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन इन द सेंस ये करना पड़ेगा, आप एक बॉल देख रहे हैं जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। उस बॉल में जस्ट उसका पूरा मिडिल पार्ट अंदर से, उसका सेंटर जिसको केंद्र बोला जाएगा, ठीक है, जिसको केंद्र बोला जाएगा, उस केंद्र को आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। और बोला जा रहा है उस केंद्र से सतह पर कोई भी बिंदु, उस केंद्र से, मैं अभी देखो यहाँ पर केंद्र ये बिंदु दिख रहा है, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये रेखा पर दिख रहा है, दिखने से अभी किस पे दिख रहा है? रेखा पर। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि ये केंद्र आपका एक जो बॉल होता है उसके बीचों बीच अंदर में जहां सेंट्रल पॉइंट होगा, वहां पर उस केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु, उस केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु, चाहे हम ऐसे पॉइंट खींच दें या ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, तो मैं क्या बोल रहा हूं, उस केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु, केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? उस स्थान पर अपने आप में अक्षांश कहलाता है। देखो अब अक्षांश निकल के आ रहा है, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं अपने को देखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु, कहीं पर भी आप बिंदु बना दो, यहाँ पर बना दोगे तो यहाँ से मैं केंद्र से खींच दिया, तो ये बिंदु जो है अपने आप में अक्षांश कहला रहा है। ये बिंदु अपने आप में अक्षांश कहला रहा है, क्यों? पृथ्वी के केंद्र से निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। और अक्षांश क्या कहलाता है? पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान का कोणीय दूरी को प्रस्तुत करता है या दर्शाता है।
जो चीज बता रहा हूं मैं। अब इसको मैं फिलहाल मिटाता हूँ काल्पनिक रेखा वगैरह को। हम अक्षांश पे आ रहे हैं और अक्षांश रेखा पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु क्या कहला रहा है, ये अक्षांश कहला रहा है, ठीक। और ये अक्षांश क्या कर रहा है, तो सतह पृथ्वी के केंद्र से सतह की थोड़ी दूरी को व्यक्त करता है। इस चीज को थोड़ा सा समझिए, नहीं समझ पाएंगे तो रट लीजिएगा कि किसको व्यक्त करता है, थोड़ी दूरी को व्यक्त करता है। मीन्स यहाँ पर हम देखें तो ऐसा एक कोण बन जाएगा, यहाँ पर देखें तो ऐसा कोण बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा देखें तो कोण बनते जाएगा, इसको ले लेंगे तो ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, केंद्र से सतह की कोणीय दूरी को व्यक्त करता है क्या, अक्षांश। और इसी अक्षांश के समांतर पृथ्वी की सतह के ऊपर एक रेखा जब खींच दिया जाता है, जैसे कि अब इसमें इस चीज को यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ये डायग्राम में प्लेन डायग्राम है, इससे नहीं दिखेगा वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोला, इसी अक्षांश के समानांतर जब एक रेखा खींच दिया जाता है पृथ्वी की सतह पर, जैसे कि जस्ट इमेजिन करना, अगर इमेजिन कर पाओ तो, इमेजिन करने के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग इमेजिन कर पाओ तो थोड़ा सा समझिएगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम ये नॉर्थ पोल है, जस्ट मिनट मान लिए ये नॉर्थ पोल है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं ग्लोब को, तो ये सब जो नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल से जैसे जैसे आप ऐसे जाते जाओगे बढ़ते जाएगा, और फिर इसके पीछे तरफ ऐसे क्या हुआ है, सकरा होगा, मतलब ये चीज फ्रंट में दिख रहा है और ये चीज इसके बैक में होगा, ठीक। और इसी में फिर सतह से ऐसे दूरी लेके जाएंगे तो ऐसे करके अक्षांश बनते जाएगा। इसी अक्षांश के समांतर जब हम एक रेखा खींच देते हैं पृथ्वी की सतह पर, ऐसे करके अक्षांश को मिला देंगे पूरा, तो यही आपका क्या कहलाता है, अक्षांशीय रेखा कहलाता है। लेकिन इसको फ्रंट से देखेंगे ऊपर से, तब ये चीज मैं समझ तब समझो। अगर हम कहां से देख रहे हैं, ऊपर से पृथ्वी को, कि हम ये इमेजिन करो कि नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं और ये अक्षांश है, तो इस अक्षांश की रेखा को हमने ऐसे करके मिलाया, फिर यहाँ एक अक्षांश है तो ऐसे करके मिलाया, फिर एक अक्षांश है तो ऐसे करके मिलाया। तो ऐसे जब मिला रहे हैं तो ये सर्कल ऐसे बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्रंट में ऐसा दिख रहा है लेकिन पीछे में भी ऐसे घूम के आके इससे जुड़ा हुआ है। तो दो एक अक्षांश जब क्या करते हैं, किसी अक्षांश पर पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं, है ना, किसी अक्षांश पर पृथ्वी के सतह पर एक रेखा जब खींच देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो फिलहाल मैं ये समझाने के लिए ये बनाया था कि आप इमेजिन करो करके, इसको मिटा देता हूं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा एक आपका क्या, विषुवत रेखा, ठीक है, ठीक। और ये जो विषुवत रेखा होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। कितने अक्षांश पर होता है, 0 डिग्री अक्षांश पे। और मैं क्या बोला, अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की कोणीय दूरी को दर्शाता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से ये भूमध्य रेखा जो है आपका, इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटर भी बोला जाता है इसको, है ना, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब जब समझिए मैं क्या बोला, अक्षांश क्या कर रहा है, कोणीय दूरी को दर्शा रहा है। जैसे मैं यहाँ अक्षांश बना देता हूँ, बिंदी बना दे रहा हूँ पृथ्वी के सतह पे, तो यहाँ से ऐसे करते जाएंगे तो देखो ये कोणीय दूरी बनते जाएगा ना भाई, कोण बनते जाएगा केंद्र से, ऐसे करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये स्ट्रेट वाला क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। और ये जो विषुवत रेखा है, ये अपने आप में क्या है, 0 डिग्री पे है। इसी को बोला जा रहा है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ऊपर बढ़ते जाएंगे हम, एक अक्षांश, 2 अक्षांश, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर 90 अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा ना। इसी प्रकार यहाँ से भी बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 90 डिग्री अक्षांश यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर हो रहा है जी। तो समझिएगा एक बात को,
भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश स्थित होते हैं? 90 अक्षांश स्थित है। इसी प्रकार इस भूमध्य रेखा से हम लोग नीचे आएंगे तो इधर भी कितने अक्षांश स्थित हैं? 90 डिग्री यहां पास आएगा। पावर ऑफ हो गया, विजिबल है, लाइन ऑफ हो गया। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना? फिर से आ जाएगा, होता रहता है, रूरल एरिया है तो थोड़ा सा पावर का दिक्कत है ना, चलता है यहाँ। ओके चलिए ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी अगर हम लोग नीचे भी आएंगे तो क्या मिलेगा? 90 अक्षांश तक जाएंगे। अब समझिएगा, इसको हम हटा रहे हैं तो मैं अक्षांश को क्या बोल दिया? अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई स्थान को जब बिंदु से प्रदर्शित करते हैं तो वह बिंदु क्या कहलाता है? अपने आप में अक्षांश कहलाता है। और इसी अक्षांश को जब हम क्या कर देते हैं, अक्षांश को पृथ्वी की सतह पर मिलाकर एक रेखा खींच देते हैं, तो ये रेखा क्या कहला जाती है? आपकी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इसी अक्षांश रेखा को मैं यहाँ पास बना रहा हूं। मैं सभी अक्षांश रेखा नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला, उत्तर में जाओगे तो 90 डिग्री तक प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, तो टोटल अक्षांश कितने? 90। लेकिन टोटल अक्षांश रेखा जब बोला जाए तब वो कम हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिएगा, हम कहा जा रहे हैं? हम धीरे धीरे अक्षांश रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, अभी देशांतर पर नहीं है, सिर्फ अक्षांश रेखा की बात हो रही। अब देखो मैं क्या बोला, 0 डिग्री पर स्थित होता है कौन? विषुवत रेखा। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से आगे बढ़ते जाओगे तो उत्तर की ओर 90 अक्षांश, नीचे की ओर 90 अक्षांश, मतलब 90, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 90 तक है। इसी प्रकार 90। ठीक, तो अक्षांश कितने हैं? अक्षांशों की संख्या ये कितनी है आपकी? 90 है ना। उत्तर में अक्षांशों की संख्या 90, दक्षिण में अक्षांशों की संख्या 90। आगे अब लाइन ठीक। टोटल अक्षांशों की संख्या आंसर दो। मैं अक्षांश आप लोग को समझाया और क्वेश्चन है मेरा कि टोटल अक्षांशों की संख्या, आंसर दीजिएगा। उत्तर में अक्षांश 90, नीचे में अक्षांश 90, तो टोटल अक्षांश चलो आंसर कोई नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, है ना। मैं सोच रहा था कोई तो आंसर दोगे करके। ठीक है, समझिएगा। 180 वाले सही है, 360 नहीं होगा। इधर से जा रहे हैं तो भी, इधर से जा रहे हैं तो भी, ये तो अक्षांश सेम है। जैसे 23 डिग्री में अक्षांश बोला आप लोगों को, 23.5 इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और 66 डिग्री हाफ, ये अक्षांश को हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी रेखा को समझना है। इसके बीच भी बहुत सारी रेखा है, जितने अक्षांशों की रेखा है 1 2 3 सब पे, लेकिन अपने को मतलब किससे है? 23.5 से है और 66.5 से है। ऊपर में 90 अक्षांश, नीचे में 90 अक्षांश, और ये जीरो भी तो अपने आप में अक्षांश है ना। ये जीरो भी तो अपने आप में अक्षांश है। क्लियर हुआ? ये जीरो भी अपने आप में अक्षांश है। क्लियर हुआ? तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? ठीक है, समझ में आया जी? टोटल अक्षांश अपने कितने होगा? 90 90 प्लस 1, तो 181। आई होप 180 वाले और 360 वाले सब क्लियर हो गए होंगे। माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस नहीं करना है ना भाई। आप यहाँ तो जीरो है, अब जीरो से 1 2 3 4 5 6 90 जाना है। 90 अक्षांश ऊपर है, दक्षिण में आओगे 1 2 3 4 90 नीचे में है, तो 90 इधर के 90 उधर के प्लस 1 जीरो वाला, तो कितना हो गया? ठीक।
अब ना थोड़ा सा अक्षांश को लिखते हैं फिर बढ़ते चलते हैं अपन, है ना। लिखते हैं फिर बढ़ते चलते हैं। तो अक्षांश को लिखो सबसे पहले। अक्षांश लिखिएगा, ठीक, लिखिएगा अक्षांश करके। अब ठीक, अक्षांश में लिखिएगा पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर स्थित कोई बिंदु, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित, थोड़ा सा ना यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इमेजिन यहाँ पास करना पड़ेगा। विदाउट इमेजिन अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो मुश्किल होगा, और इमेजिन नहीं कर पाओगे तो भी मुश्किल होगा, फिर आपको रटना पड़ जाएगा। तो मेरा कोशिश है कि इमेजिन करो ताकि समझ आ जाए, तो रटना ना पड़े, ठीक है। तो लिखो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है ना, अक्षांश कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह की कोणीय दूरी को व्यक्त करता है। इसका लिखो पहले, यह पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की कोणीय दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, अक्षांश। ठीक, अब अक्षांश में लिख लो, एक मिनट रुकिएगा, लिखिएगा, इसको भी लिखो। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसा लिख लीजिएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव तक, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, 90 अक्षांश स्थित होते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश स्थित होते हैं। ठीक, 90 अक्षांश स्थित होते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश स्थित होते हैं। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, 181 होती है। अब वहां ब्रैकेट में लिख देना 90 90 प्लस 1, 90 प्लस 90 प्लस 1 करके, ताकि माइंड में रहे कि वो 181 कैसे हो गया। 90 90 और प्लस 1 जो आपका क्या है, इक्वेटर वाला 0 डिग्री अक्षांश, ये भी तो अपने आप में एक अक्षांश है ना। यहाँ पर इसका वैल्यू है 0 डिग्री का, बहुत ज्यादा वैल्यू है अगर इसमें हम देखेंगे तो। चलिए, अब अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा तो हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर किसी अक्षांश पर, देखो किसी अक्षांश पर पृथ्वी के सतह पर, ऐसा दो, किसी अक्षांश में, ये जैसे 30 डिग्री अक्षांश है, तो किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा, किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समानांतर, इसके समानांतर है देखो सब, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के किसी अक्षांश पर पृथ्वी की सतह पर किसी अक्षांश में बोलेंगे, पर बोलेंगे तो दो बार पर रिपीट हो रहा है, किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इस पॉइंट को अब अक्षांश रेखा करके लिखिएगा, किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समानांतर, देखो एक चीज याद रखना, ऐसा कई बार हो सकता है, देखो ये जो क्लास चल रहा है ना, अभी आप देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ये पूरा खेल है इंटरनेट का। नेटवर्क बढ़िया रहेगा तो आप मुझे अच्छे से सुनोगे और आप लोगों को अच्छे से सुनाई भी देगा। जहां नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन होगा बिगड़ जाता है।
20-25 दिन में एक आध बार ऐसा भी होता है कि इस टाइम में नेटवर्क नहीं रहता, तो उस दिन क्लास की टाइमिंग को हम शिफ्ट भी करते हैं। कभी 9 बजे कर देते हैं, किसी दिन फिर दोपहर को 1 बजे, अगर 9 बजे से नेटवर्क नहीं आया तो यदि आप लोग के साथ अगर नेटवर्क का इश्यू होगा ना, लगेगा, तो एक बार लेफ्ट करके तुरंत ज्वाइन करिएगा, क्लास से लेफ्ट हो जाइएगा और तुरंत ज्वाइन करके देखिएगा, है ना। तब अगर वैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा तो ठीक है। अगर मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा तब तो क्लास रुक जाएगी, ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप में से किसी एक के साथ प्रॉब्लम हो गया तो लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखिएगा। अदरवाइज अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप क्लास नहीं कर पाएंगे लीव, आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख लिया करना, सब रिकॉर्ड हो रहा है अभी, हम जितना पढ़ा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार लेफ्ट होकर पहले ज्वाइन होना तुरंत, उससे आ जाता है कई बार, ठीक है, नेटवर्क इश्यू होता है। ठीक है, लिखो। किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर, किसी अक्षांश में पृथ्वी की सतह पर भूमध्य के, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखा अपने आप में क्या है? अक्षांश रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा भी अपने आप में क्या है? अक्षांश रेखा है। क्यों? क्योंकि वो देखो किस पे खींचा गया है, 0 डिग्री अक्षांश पे खींचा गया है ना। अभी हम अन्य अक्षांश रेखा को डिफाइन इसी से कर रहे हैं कि इसके आधार पे, कि इसके समानांतर जो खींचा गया है, लेकिन ये स्वयं में क्या है? एक अक्षांश रेखा है। क्लियर हुआ? अब देखो इसी प्रकार देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश है और नीचे में 90 अक्षांश है। अब मेरे से फिर से क्वेश्चन है आप लोग का, कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या। आई होप इस बार आप लोग सही उत्तर दोगे। थोड़ा सा इसमें एक पल सोच लेना है ना, फटाक से आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, जस्ट सेकंड, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन क्या है? कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांशीय रेखा की संख्या ना, अक्षांश की नहीं। देख लो, उत्तर में 90 है, नीचे में 90 अक्षांश है। अब मेरा क्वेश्चन है आपका, अक्षांश रेखाओं की संख्या। आंसर सिर्फ एक दे रहे हो, 22 लोग ऑनलाइन हो, ऐसा गलत है ना। अरे गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार अगर अभी आंसर दोगे गलत होगा और मैं सही उत्तर बता दूंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, कभी भूलोगे नहीं इस बात को। इस चीज को याद रखा करो, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में अगर आप किसी चीज को सर्च करोगे ना पढ़ने के लिए, और उसको एक बार पढ़ के अगर कॉपी में नोट कर लिए, तो वो कभी भूलता नहीं है, दिमाग से उतरता नहीं है। होमवर्क देने का मेन पर्पस यही होता है। 7 लोगों ने आंसर दिया, 180, 179, 180, 180, 181। अभी 7 बोल रहे हो, 178 यशवंत सिन्हा, 181 मुकेश कुमार, दीक्षा 180, सुमन 181, प्रियंका 180, राधना 180, जगेश्वर 180, अन्नपूर्णा 180, अमन रात्रे 181, मुकेश 181। चलो गुड, चलो फिलहाल तो आंसर बहुत लोगों ने किया है, गुड। आंसर किए हुए ये अच्छी बात है, गलत हो या सही हो बात की बात है ना भाई। अभी आप पढ़ने के स्टेज में हो, अभी गलत हो गए सुधर जाओगे अच्छी बात है, लेकिन अभी आंसर नहीं देके हिम्मत नहीं करना, वो गलत बात है ना। वो सही है। चलिए सबका 181। चल अब मेरी बात सुनना, ठीक। अक्षांश कितने हैं? 181 है। अक्षांश कितने हैं? 181 है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज को इमेजिन करो, 1 में 0 में एक रेखा है, ये तो काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पूरा जा रहे हैं, मतलब हर एक अक्षांश पे एक एक रेखा बनते जा रहा है, ठीक है। ठीक है दुबे जी 180, और ये का नाम हमको दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, रंग कैसे अलग अलग आता है, किसी का ब्लू में नाम है, ठीक है, जो भी होंगे आपका नाम नहीं दिख रहा है, सॉरी। 181 अभी आपने आंसर दिया है, जिनका ना कुछ लोगों का ग्रीन में नाम आता है तो वो थोड़ा विजुअल नहीं है हमारे लिए। चलो ठीक है, तो हमने देखा अक्षांशों की संख्या 181 है, क्लियर है ये तो अभी से पहले देख ली। अब देखो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं, आपको ये दिख रहा है कि अक्षांशीय रेखा की जो दूरी है वो कम होते जा रही है। अगर ये अक्षांश, फिर से मैं इसको एक बार यहां बना रहा हूं ऊपर से देखने के लिए, ऊपर से देखने के लिए, मान लो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, तो ये अक्षांशीय रेखा की, अक्षांशीय वृत्त की दूरी, या अक्षांशीय वृत्त छोटा होते जाता है। और ये जो आपका सबसे बड़ा वाला है, ये कौन सा है? कौन सा है? ये भूमध्य रेखा का वृत्त है।
ये भूमध्य रेखा का जो अक्षांशीय रेखा है अपने आप में एक वृत्त है, ये सभी एक सर्कल है जिसको मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ। देखो ये 90 डिग्री है और ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हो तो फाइनली ये जो है आपका 0 डिग्री वाला ये भूमध्य रेखा वाला अक्षांश है। ऊपर से देख रहे हैं तब मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आप उसको ऊपर से देखने के लिए तब। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 90 डिग्री सॉरी भूमध्य रेखा से आप उत्तर में जाओ या दक्षिण में जाओ, मतलब 90 डिग्री अक्षांश की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे अक्षांशीय रेखा या अक्षांशीय वृत्त ये क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। ठीक है, छोटा होते जाता है और ऐसे ऐसे करते करते जब हम इधर से 90 से कम होते होते सॉरी 0 डिग्री से कम होते 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 जब आ रहे हैं तो ये जो पोल है, ये जो पोल है, इस पोल में कोई रेखा नहीं होता, वो अपने आप में सिर्फ एक बिंदु होता है। 90 डिग्री अक्षांश चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो वो अपने आप में सिर्फ एक पॉइंट होता है, ना कि रेखा होता है। ठीक है, तो ये जो है इस अक्षांश पे कोई रेखा नहीं, अक्षांशीय रेखा ये सिर्फ एक क्या है, बिंदु है। इस अक्षांश पे कोई रेखा नहीं है, सिर्फ एक बिंदु। हाँ, जस्ट आप अगर यहाँ पर 89 ले लोगे तो हल्का सा एक रेखा छोटा सा बनेगा अक्षांशीय रेखा, इससे जस्ट ऊपर बढ़ोगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ऊपर जाओगे तो और ये बढ़ते जाएगा और ये जाओगे तो बढ़ते जाएगा। इसी चीज को मैं यहाँ से दर्शाया हूँ। ठीक है, जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना, इंटरेस्ट बहुत अच्छा समझ दूंगा मैं, इस बात को बेफिक्र रहिए। हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी है। इससे पहले संविधान और इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, उसको जितना अच्छे से पढ़ाया हूँ समझा के उससे बेटर ये थोड़ा और रहेगा। और क्या बेटर बताऊंगा, वो तो खुद अच्छा रहे अपने आप में, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो देखो मैं बोल रहा हूँ भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो 90 डिग्री वाला अक्षांश है वो कोई रेखा नहीं होता, स्वयं में एक बिंदु होता है। ठीक है, तो टोटल 181 अक्षांश, इन 181 में से दो में क्या है, रेखा नहीं है, बिंदु है। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी, 179। उत्तरी ध्रुव में कितना कितना बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव में कितने अक्षांश, तो 89 अक्षांशीय रेखा। दक्षिणी ध्रुव में कितने अक्षांशीय रेखा, 89 अक्षांशीय रेखा, याद रखिएगा। और प्लस कौन, एक अपना भूमध्य रेखा, ये भी अक्षांश रेखा है। तो कुल अक्षांशों के अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है, 179। लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, नीचे पॉइंट अक्षांशीय रेखा लिख लीजिए तो आप नीचे में क्या लिख लेगा, उत्तरी, ठीक है लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्या लिख लेगा, एक ही पॉइंट पे लिख लीजिए, कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 189 होती है, सॉरी 179 है ना, हाँ 179 ही बोला था। हाँ, इससे पहले ना जो 189 लिखे हो 181 चैट में 181 वो अपना नाम टाइप करके सेंड करिए, तो हमें नहीं दिख रहा है इसलिए। रश्मि जलतारक जो 179 आंसर दी है, इससे जस्ट पहले जो 181 लिखा है तो जो भी है अपना नाम एक बार लिखकर सेंड करिएगा, ठीक है, चैट में ही। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अक्षांश रेखा, क्लियर हुआ, त्रिवेणी लिखा है, ओके ठीक, चलिए ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, अक्षांशीय रेखा। अब देखो इस अक्षांशीय रेखा में ना कुछ ही रेखा है जिसको आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ पहले से खींच के रखा हूँ। कौन कौन सा, 66 डिग्री, देखो तो भूमध्य रेखा, ये कौन सा आपका भूमध्य रेखा है, ये जो है 23 वाला है, इसको बोल दिया जाता है कर्क रेखा, याद रखिएगा। इस रेखा का नाम है, जैसे इस अक्षांशीय रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी प्रकार ये ऊपर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको सब उत्तरी बोला जाएगा, है ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, और ये उत्तरी अक्षांश, ये आपका क्या है, दक्षिणी दक्षिणी दक्षिणी, तो कर्क रेखा कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ दक्षिणी में जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मकर रेखा। ये इंपॉर्टेंट है जानना ना, अभी मैं बताऊंगा, पृथ्वी की गति पढ़ेंगे तो इसका रोल निकल के आएगा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा और इसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा। इसको लिख लो पहले ऐसी, इसके बाद थोड़ा सा और इसमें बताएंगे कुछ। तो याद रखिएगा 23.5 उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा, भारत की स्थिति जब देखेंगे तो देखेंगे कर्क रेखा मतलब भारत इसी के आसपास स्थित होगा, इसी रेखा पर स्थित होगा।
अब उसके बाद और इसको डिवाइड करेंगे देशांतर के आधार पे, तो पूर्वी या पश्चिमी, वो समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये चारों को लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। आर्कटिक रेखा कितने पर है, 66 हाफ डिग्री पे है उत्तर पे। कर्क रेखा 23 हाफ डिग्री पे है उत्तर पे। मकर रेखा 23 हाफ डिग्री दक्षिण पे। एंड अंटार्कटिक, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो चैट में पूछ लेना, हो सकता है राइटिंग या विजुअल सही नहीं हो तो। आर्कटिक रेखा कौन सा, 66.5 पे, है ना, 66.5 दक्षिण पे। यहाँ पर कौन सा है, 66.5 है। चलिए, अब इसी में एक चीज याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को, ठीक है, कौन सा रेखा मैं बोल रहा हूं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नीचे में लिख लो इस पॉइंट को। यहाँ पर देखो 3 क्षेत्र में बता रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक ये वाला पूरा पोर्शन आपका, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। अगर डिवाइड करोगे तो देखो नीचे में 3 क्षेत्र बन रहा है, एक ये क्षेत्र बन रहा है, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, रेखा के आधार पे। एक क्या बन रहा है, भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक। दूसरा क्या, मकर रेखा से आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा तक। और तीसरा क्या, अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक। इसी प्रकार उत्तर में देखोगे आप तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक, और आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक। 3 क्षेत्र में डिवाइड हो रहा है। इस क्षेत्र को बोला क्या जाता है, इसी को देखना है। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। अगर बनेगा तो आप इसी में लिख लीजिएगा इसको, अगर स्पेस होगा आपके पास तो। इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध, ये भी आपका सेम रहेगा, उष्ण कटिबंध। मतलब ये गर्म का क्षेत्र है। अभी ये गर्मी ठंडी ये सब पढ़ेंगे थोड़ा सा, पृथ्वी की घूर्णन गति जब पढ़ेंगे, परिक्रमण और घूर्णन उसमें आएगा, ठीक है। उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, शीतोष्ण और ये क्या, शीत। तो किसके किसके बीच को बोला जा रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां से क्लियर हो रहा है क्या कि भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच को उष्ण कटिबंध, यहां पर के चीज को उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, याद रखिएगा। आप इसको ऐसे डायग्राम में लिखिए, या आप बोलना चाहोगे तो कर्क से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का जलवायु जो है इसी से निर्धारित होता है। देखेंगे जब जलवायु पढ़ेंगे तो क्यों भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है, ठीक है। तो एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा मानसूनी पवनें जो चलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर से लेकर, उसके कारण बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपका लिख लिए होगे। तो ये लिख लिए होगे ना तो आपका अक्षांश कंप्लीट हुआ। अक्षांश और अक्षांश रेखा, तो मुख्य अक्षांश रेखा कौन कौन सी जो आपको जानना है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक, आर्कटिक और भूमध्य रेखा। 5 अक्षांश रेखाओं का नाम याद रखिएगा, कौन सी डिग्री पे है और उनके बीच कौन सा स्थान, उसके बीच के स्थान को क्या बोला जाता है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका अक्षांशीय रेखा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए, सर्कल को इसलिए नहीं मिटा रहे थे ना, फिर वैसा सर्कल बनता नहीं, अच्छा सर्कल बना था। चलो, भारत का मैप बनाने का आज प्रैक्टिस कर लेना। परसों से आपको भारत के मैप की जरूरत पड़ेगी, हूबहू नहीं लेकिन फिर भी नक्शा से लगना चाहिए कि हाँ ये भारत का है करके, है ना। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्या,
देशांतर रेखा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ये जो ऊपर पॉइंट है और नीचे पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये तो समझ गए हम लोग कि ग्लोब पर जो ऊपर वाला बिंदु है, सबसे अक्ष वाला केंद्र बिंदु, ऊपर से केंद्र, उसको क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव, और नीचे का केंद्र को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब ये हम देख लिए। अब देशांतर रेखा है क्या? अब देशांतर रेखा को समझते हैं। तो यहाँ पर अक्षांश नहीं आएगा, डायरेक्ट देशांतर रेखा की बात होगी, कोण की बात नहीं होगी। तो देशांतर रेखा क्या है? तो याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्या करती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, पृथ्वी के केंद्र से होते हुए। कहां से होते हुए? पृथ्वी के केंद्र से होते हुए। ठीक है, या ऐसा भी मत बोलो, केंद्र मत बोलो, केंद्र बोलेंगे तो भी गलत होगा। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अब समझिए इस बात को थोड़ा सा, पहले इसी वर्ड को, कि क्या पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर लंबवत खींची गई ऐसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। अभी ग्लोब की सतह है ये, तो ग्लोब की सतह पर हम क्या बोल रहे हैं? ऐसी काल्पनिक रेखा या ऐसी लंबवत काल्पनिक रेखा जो क्या कर रही है? वहां क्षैतिज रेखा बोले थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे? लंबवत बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी लंबवत काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है। ठीक है, इसे को क्या बोल दिया जाता है? क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, ये देशांतर रेखा जो है प्रत्येक डिग्री पर खींचा जाता है। प्रत्येक डिग्री पर एक, अब फिर से समझिएगा इसको, ये अपने आप में एक सर्कल है। तो एक सर्कल है, पृथ्वी का केंद्र है, या ऐसे देखिएगा ऊपर से, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा, हल्का सा यहाँ समझने के लिए। ऊपर से हम बना रहे हैं ना, ये मान लो आपका केंद्र है, ऊपर का नॉर्थ पोल। तो इस नॉर्थ पोल के, या यहाँ से इसको देखो फिर से, जैसा पहले रिविजन करते आए हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ऊपर से देख रहा है फिर से, है ना। तो इस नॉर्थ पोल से मैं क्या बोल रहा हूँ? साउथ पोल जस्ट इसके पीछे होगा, साउथ पोल जस्ट इसके पीछे होगा। तो यहाँ से एक सतह से होकर रेखा जाएगी और वो जाकर क्या करेगी? पीछे मिल जाएगी, फिर यहाँ से फिर एक रेखा जाएगी। तो ऐसे करके अगर ये रेखा को खींचोगे तो ये प्रत्येक डिग्री पर, ये टोटल कितना डिग्री है? टोटल अगर इसको डिग्री के डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये अपने आप में एक सर्कल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। इस बिंदु का चारों ओर को कंप्लीट लोगे तो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। अब ये 360 डिग्री है, और मैं बोल रहा हूं कि ये सतह पर प्रत्येक डिग्री पर ये रेखा खींची जाती है, प्रत्येक डिग्री पर। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या है? पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई एक लंबवत काल्पनिक रेखा जो क्या कर रही है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे करके हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है, और जो क्या कर रही है? ऐसे करके ये टोटल, ये सभी आपका क्या है? ये सभी देशांतर रेखा है। हम 360 रेखा यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन जितना हो पा रहे हैं उतना आपको बना के ऐसे शो कर दे रहा हूँ। ये सभी रेखा पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई है। और साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कर क्या कर रही? प्रत्येक रेखा उत्पन्न कहाँ से हो रही है? नॉर्थ पोल से, और जाके कहाँ मिल रही है? साउथ पोल में, या साउथ पोल से निकल रही है, जाके कहाँ मिल रही है? नॉर्थ पोल में। मतलब दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली लंबवत रेखा जो पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। अब यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है ना, 360 डिग्री। जैसे कि आप एक बॉल को देखोगे ऐसे करके अपने नीचे रख के, नीचे में, तो आप ऊपर से देखोगे तो गोल है ना भाई, उसके सर्कल सोलोगे तो पूरा सर्कल अपने आप में कितना आएगा? 360 डिग्री क्रॉस करेगा, 360 डिग्री में जाकर रुकेगा। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
ऐसे करके अगर पृथ्वी में देखा जाए तो 360 क्या बना हुआ है, अक्षांशीय रेखा बना हुआ है। ठीक, अब एक चीज को याद रखिएगा, सॉरी, देशांतर रेखा। तो मैं बोला क्या, देशांतर रेखा होता क्या है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग अगर बनाए होंगे तो सही बात है, बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो भी कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैं इतना सारा बना दिया था। तो मैं क्या बोला, इस पृथ्वी को अगर ग्लोब को आप देखोगे तो प्रत्येक डिग्री पर एकक रेखा ऐसे ऐसे करके खींचा हुआ है। ऐसे मतलब यहां से निकला है नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल में मिल गया है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में मिला है, ऐसे करके हर एक डिग्री पर खींचा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब दूसरी बात, एक बात समझिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष और कक्ष दोनों पर घूमती है ना। इस अक्ष और कक्ष वाले परिक्रमण की बात बाद में करेंगे, पहले देशांतर लिखो, क्या होता है देशांतर रेखा, उसको लिखो पहले। क्या बता है देशांतर रेखा, दो रेखा बस यहाँ हम बना दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, है जस्ट लिखिएगा। क्या लिखेंगे इसमें, लिखिएगा देशांतर रेखा करके लिखिएगा। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, क्लियर बात हो रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब पर, या पृथ्वी की सतह पर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, आगे पॉइंट लिखिएगा, यह नेक्स्ट पॉइंट में उसे भी लिखिएगा आगे, या लिख सकते हो आगे में, यह पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खिंची हुई होती है। यह पृथ्वी की सतह पर या ग्लोब की सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खिंची हुई होती है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक डिग्री पर खिंची हुई होती है। ठीक है, ठीक, चूंकि पृथ्वी की सतह गोल है, आगे लिखिएगा, चूंकि पृथ्वी की सतह गोल है इसलिए, चूंकि पृथ्वी की सतह गोल है, पृथ्वी की सतह गोल है, अतः अतः गोल होने के कारण, गोल होने के कारण, गोल होने के कारण ध्रुव के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। देखो मैं फिर से बता रहा, यहीं पर देखो, ध्रुव के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, इस चीज को मैं बोल रहा हूँ ना, 360 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। और प्रत्येक कोण पर एक देशांतर रेखा खींची हुई है, प्रत्येक कोण पर एक देशांतर रेखा खींची हुई है, प्रत्येक कोण पर एक देशांतर रेखा खींची हुई है। ठीक है, प्रत्येक कोण पर एक देशांतर रेखा खींची हुई है। चलो इतना समझ गए, इतना क्लियर हुआ कि प्रत्येक कोण पर, देखो थोड़ा सा यहां से बताने का प्रयास किया हूं, ये क्या है, नॉर्थ पोल अगर मान लो, और ये सर्कल है 360 डिग्री, और सभी के एकक रेखा निकली हुई है जो क्या कर रही है, यहाँ जाके साउथ पोल में मिल रही होगी, इसके पीछे में साउथ पोल होगा कहीं पर, वहां पर जाके मिल रही है। ठीक है, चलो अब याद रखिएगा, देखो इसी में से एक रेखा को, अब किसको 0 डिग्री रेखा माना जाए, क्यों, क्योंकि सभी रेखा अपने आप में बराबर है। आप कहीं पर से भी देखो, ये प्रत्येक देशांतर रेखा, अब याद रखिएगा एक और बात, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक देशांतर रेखा, चाहे आप किसी भी डिग्री को उठा के देखो। आप ग्लोब को, एक बॉल को ऐसे घुमा रहे हो या अपने सामने रखे हो बॉल को, है ना, बॉल को आप किसी भी एंगल से घुमाओ और सामने से देखोगे तो सामने वाला जो भी एक रेखा आप इमेजिन करोगे वो तो उसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है ना, आप कहीं से भी देखो उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। इस चीज को याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यहाँ पर लेकिन लंबवत रूप से डिवाइड कर दिया, भूमध्य रेखा क्षैतिज रूप से की थी,
ये हमने बना दिया था भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्षैतिज रूप से डिवाइड कर रही थी, जिसको हमने बोला था उत्तरी गोलार्ध, इसको हमने क्या बोला था, दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है देशांतर रेखा की बात हो रही है, तो देशांतर रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित कर रही है। अब इसको क्या बोला जा रहा है, पूर्वी गोलार्ध, दिशा के अनुरूप। और इसको क्या बोला जा रहा है, पश्चिमी गोलार्ध। याद रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को लिखो। प्रत्येक देशांतरी रेखा पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित करती है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप निकलते जाएगा सब कुछ। प्रत्येक देशांतरी रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सा, लिख लीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब इसी में मान लो मैं ऐसे बोल दिया, यहां पर कोई स्थान है, तो उसको हम, ये स्थान कौन से किस किस प्लेस में है, क्या बोलोगे आप, तो हम क्या बोल देंगे, मान लो ये अक्षांश है आपका 66 डिग्री वाला, तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। और ये मान लो कि अगर मैं मान लो इसको मान लिया कि इसको 0 डिग्री का मान लेते हैं देशांतरी रेखा, इसको थोड़ा सा रुको और थोड़ा आगे समझ लो, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, भारत को ही बताएंगे। तो हमने क्या बताया, प्रत्येक देशांतरी रेखा जो क्या कर रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में लंबवत रूप से बांट रही है। एक आपका पूर्वी गोलार्ध कहला रहा है, दूसरा आपका पश्चिमी गोलार्ध कहला रहा है। ठीक, अब जस्ट इमेजिन करो, अब समझना बात कहां से फंसता है। यहाँ पर हमने क्या बोला, ऐसे करके आप देखोगे तो 360 रेखाएं बनी हुई है। संख्या मैं बार बार 360 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रत्येक डिग्री पर है, प्रत्येक डिग्री पर है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, प्रत्येक डिग्री पर रेखा बना हुआ है, तो सभी तो बराबर भागों में बांट रहा है। प्रत्येक रेखा, आप किसी भी को भी डिग्री वाला उठाओ, कहीं से भी देखो, प्रत्येक रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस चीज को समझ रहे हो ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रत्येक रेखा दो भागों में बांट रहा है, देशांतरी रेखा। अगर आप एक बॉल को आप उसके अक्ष से होते हुए काट दो बीचों बीच, तो कहीं से भी काटो लेकिन बीचों बीच काटो, तो बीचों बीच काटोगे तो वो क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा ही। उसी प्रकार प्रत्येक देशांतरी रेखा क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और चूंकि ये प्रत्येक डिग्री पर बना हुआ है, इसलिए ये बोला गया कि 0 डिग्री का किसको माना जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं जस्ट इमेजिन के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। इमेजिन की थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, हल्का से, इसको बनाना बनाना नहीं है। ऐसे करके अगर मान लो यहाँ बना दिए हम कुछ कुछ, ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक जगह से रेखा गुजरा हुआ है, तो किस रेखा को, अमेरिका में भी हजार, जितना इसका विस्तार होगा, जैसे भारत का विस्तार अगर हम देखें, अगर इसको हम भारत मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो भारत का देशांतरी विस्तार जो बोला जाता है, कौन सा विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये 68 से 9725 है, या 5 मानो, 68.7 से 97.5 है। तो यहाँ पर 68 से लेकर 97 तक देशांतरी, मतलब 68 अपने आप में एक है, 68 से लगभग 30 लमसम माना जाता है, 30, तो 30 देशांतर रेखा ऐसे करके भारत से गुजरा है। सिर्फ भारत से 30 देशांतरी रेखा ऐसे करके गुजरा हुआ है। क्यों, क्योंकि भारत का जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार, वो 30 अक्षर से लमसम लगभग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करके अनेक रेखाएं, 360 रेखाएं गुजरी है, तो हम किस रेखा को 0 माने। क्यों, क्योंकि प्रत्येक रेखा क्या कर रही है, बराबर भागों में विभाजित कर रही है पृथ्वी को। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति से बोला गया कि वह रेखा, जैसे यह रेखा भारत से गुजर रही है, वैसी एक रेखा यहाँ पर लंदन जो स्थान है, वहां के ग्रीनविच से गुजरती है।
ब्रिटेन का जो लंदन है और इस लंदन का एक स्थान है वो क्या है, ग्रीनविच। इसको बोला गया कि इस रेखा को क्या मानो, 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा मानो। किसको मानो, लंदन से गुजरा हुआ है। क्यों, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं मान लेता कि भारत के इलाहाबाद के नैनी से भी ये गुजरा हुआ है ना, 82.5 पे, तो 82.5 पे जो गुजरा हुआ है इलाहाबाद के नैनी से, तो इलाहाबाद के नैनी वाला को लेते तो उसको भी मान सकते थे 0। अगर उसको मान लेते तो फिर 82 ये विस्तार बदल जाता। क्यों, क्योंकि ये जो विस्तार हम किस आधार पे बोल रहे हैं तो आप समझना, ये हमने एक रेखा माना जो कहां से है, लंदन से गुजरा है, लंदन के ग्रीनविच से। तो इस रेखा के इस तरफ और इस रेखा के इस तरफ, इस रेखा के इस तरफ आप आओगे तो 1 2 3, अगर आप इसको 0 मान लिए लंदन वाले को, तब यहां से आप काउंट करोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 करके, ऐसे करके पूरा पीछे की ओर जाके जस्ट इसके अपोजिट साइड में 180 रेखा तक आप जाओगे। मतलब इस 0 डिग्री के पूर्व में आपको 180 डिग्री है, और इस 0 डिग्री के पश्चिम में भी आपका 180 डिग्री तक पीछे गया है, और 180 रेखाएं मौजूद है। इस बात को समझ रहे हो कि इस 0 डिग्री अगर किसी को मान लिए हम, ग्रीनविच रेखा को, देशांतर रेखा को हमने 0 डिग्री का देशांतर रेखा माना, तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के, चूंकि मैं क्या बोला 360 डिग्री है ना, ये तो गोल है ना सरफेस, ये गोल है सरफेस, तो गोल है इसलिए इसके पूर्व की ओर कितने 180 डिग्री है, इसके पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री और प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा बना हुआ है, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा बना हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक डिग्री पर बना हुआ है, इसलिए इस तरफ आपका 180 रेखाएं होंगी देशांतर रेखा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, संख्या एग्जैक्ट में। और इस तरफ भी कितनी होगी, 180 देशांतर रेखा, और जिसमें आप ऐसे आते जाओगे 1 2 3 4 5 6 करके, जब 68 पे आओगे, 68.7 पे, तब भारत स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, भारत स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे जाते जाओगे तो 97.5 तक आपका अरुणाचल प्रदेश का किदुथु आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, भारत समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो दूसरा देश चालू हो जाएगा उधर। तो बीच में कहां से, यहाँ गौर माता जगह बाद में बताऊंगा भारत का विस्तार में, मतलब गुजरात से एक स्थान 68.7 डिग्री से स्टार्ट होगा, जब भारत का आ जाएगा देशांतर रेखा, और भारत का देशांतर रेखा कहां तक चलेगा, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, कहां तक, 97.5 डिग्री तक देशांतर तक। इसी प्रकार इधर जाओगे लंदन से तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर अटलांटिक महासागर आएगा, फिर इधर अमेरिका चालू, कनाडा चालू हो जाएगा। और फिर इसके पीछे जाओगे तो जस्ट इसके पीछे जो एक रेखा आएगा 180 डिग्री पे मिलने वाला, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, और 180 स्थान पर आएगा साइबेरिया। रूस में साइबेरिया नामक जगह है, वहां पर आपका जस्ट इसके पीछे में मिलेगा 180 डिग्री का देशांतरी रेखा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, कि इसको याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा किसको बोला गया, आम सहमति से माना गया। मैं क्या बोला, किसी को भी मान सकते थे। अगर हम ये भारत से जो गुजरा है यहाँ पर, मान लो बीचों बीच इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है, अगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहमति बना रहता है कि भारत के इलाहाबाद के नैनी से जो गुजर रहा है इसको 0 डिग्री माना जाए, है ना, तो भारत क्या होता, इधर क्या होता, भारत का विस्तार और होता 15 डिग्री, और इधर भी होता 15 डिग्री। तो भारत का विस्तार हम क्या बोलते, अभी जो है तो क्या बोलते, भारत का विस्तार 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का विस्तार होता है। अगर उसको मान लिए रहते तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम माने किसको है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लंदन के जो ग्रीनविच से गुजरा है उसी को क्या बोला गया है, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, प्रधान यामोत्तर रेखा। इतना को लिखो पहले। अभी लास्ट पॉइंट में क्या लिखवाया, यही कि प्रत्येक डिग्री पर खींचा, क्या लिखा है एक बार बोलो, मैं भूल गया हूँ क्या लिखा हूँ लास्ट पॉइंट उसमें, आप बोलो माइक ऑन करके।
प्रत्येक देशांतरी रेखा पृथ्वी को दो भागों में लंबवत विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और इतना ही लिखे है ना। हाँ। ओके। रेखा क्या करती है, पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, अब लिखिएगा, ये पॉइंट चैट में बता लिखा चुके हैं कि 300 डिग्री, ठीक है, 180 360 देशांतरी रेखा है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, प्रत्येक, एक मिनट रुकेगा, प्रत्येक देशांतरी रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है लंबवत रूप से पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा, पृथ्वी के, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पृथ्वी के गोल होने के कारण, पृथ्वी के गोल होने के कारण, पृथ्वी के गोल होने के कारण देशांतरी रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, पृथ्वी के गोल होने के कारण देशांतरी रेखाओं की संख्या प्रत्येक डिग्री पर, देशांतरी रेखाएं संख्या मतलब, पृथ्वी के गोल होने के कारण देशांतरी रेखा प्रत्येक डिग्री पर स्थित है, स्थित है। अतः, अतः इस पॉइंट को याद रखिएगा, किस लिए, अतः समय निर्धारण के उद्देश्य से, मतलब इसको क्यों माना गया है 0 डिग्री, लिखिएगा, समय निर्धारण के उद्देश्य से, समय निर्धारण के उद्देश्य से लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतरी रेखा को, लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतरी रेखा को, देशांतरी रेखा को 0 डिग्री का देशांतरी रेखा माना गया, माना गया है ना, आम सहमति से पूरे विश्व में सम्मेलन हुआ था तब इसको माना गया। तो लिख लीजिएगा, लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा को आम सहमति से 0 डिग्री का देशांतरी रेखा माना गया, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इसको भी है ना, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो हमने क्या बोल दिया आपका कि ये जो एक रेखा है जो लंदन से गुजर रही है ग्रीनविच से, इसको क्या मान लिए, 0 डिग्री का रेखा। तो इसके पश्चिम में और इसके पूर्व में, ठीक है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा, अब मैं क्या इसको बोल रहा हूँ, प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तक क्या है, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा है, और इसी प्रकार इसके पश्चिम में 180 डिग्री तक क्या है, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा मौजूद है। तो फाइनली अगर उसको एक लाइन में बोले तो क्या, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में 180 देशांतर रेखा मौजूद है, और प्रधान रेखा के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं मौजूद है। लिखो इस पॉइंट को, 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, अब कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि 0 डिग्री भी बोले हैं और इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोले हैं। तो लिख लो, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में 180 देशांतरी रेखाएं तथा पश्चिम में 180 देशांतरी रेखाएं मौजूद हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, टोटल देशांतरी रेखाओं की संख्या। क्या मैं बोला, 0 डिग्री देशांतरी रेखा के पूर्व में 180 देशांतरी रेखाएं हैं तथा इसके पश्चिम में 180 देशांतरी रेखा मौजूद हैं। आप लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट होता है, वो भी भूल जाएंगे तो गलत होगा।
आंसर दीजिएगा जो पूछे हो उसका। मेरा क्वेश्चन था कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। गुड, सबका आंसर कितना आ रहा है? 360। क्यों आ रहा होगा पता नहीं, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक्चुअल में 360 है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा। चलो ठीक है। मैं क्या बोला, यहाँ पास लिख रहा है मुझको ये 0 डिग्री है, इधर गए 180, इधर से आए पूर्व से तो भी 180, मतलब इधर से 179 है, इधर से 179 है, तो 179 लिख दिए, 179 लिख दिए। और वो ये जो 180 वाला है ये दोनों के लिए कॉमन है। ये जो 180 वाला है, इधर से जा रहे हो तो 180 जो पड़ रहा है, इधर से जा रहे हो 180 पड़ रहा है, ये एक लाइन जो होगा वो कॉमन होगा देशांतर रेखा। ठीक है, इसलिए हम इधर का 179 ले रहे हैं, इधर का 179 ले रहे हैं, और एक कॉमन है तो उसको ले लेंगे। ठीक है, और प्लस एक आपका क्या है 0, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो टोटल कितना हो गया आपका 1360, है ना। तो इसको आप लोग बना लिए। ठीक, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या क्या 360। आप लोग पता नहीं सब आंसर दिए हो मोस्टली लोग, लेकिन ठीक है 360 क्या सोच के दिए, एकदम सही आंसर है। आई होप यही सोचे होंगे, है ना, कि इधर से क्या है 179 है, इधर से 179 है, और 180 वाला दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। पीछे में जो है ना, जस्ट ये ग्रीनविच के पीछे जो स्थान है साइबेरिया वाला जो मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री, वो क्या है एक ही रेखा है, इसलिए क्या है उसको एक लो और बाकी 170 170 करके। ठीक, एक चीज और इसमें जानिएगा, तो लिख लीजिएगा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है ना। कुल रेखाओं की संख्या कितनी है 180 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, याद रखिएगा दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। ये देखो दो देशांतर रेखा मैं खींचा हूं, इस दो देशांतर रेखा में जैसे जैसे हम क्या करेंगे ध्रुव की ओर जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती जाती है। और सबसे कम कहाँ रहती है ध्रुव में, और सबसे अधिक कहाँ पर है विषुवत रेखा में। फिर से याद रखिएगा दो देशांतर रेखा के मध्य, है ना, दूरी का जब तुलना कर रहे हैं तो दो के मध्य करेंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है विषुवत वृत्त पर, और सबसे कम कहाँ होता है ध्रुवों पर। लिख लीजिएगा दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होती है। वहीं पर लिख लीजिएगा फैक्ट 111.32 किलोमीटर दूरी कितनी है यहाँ पर दो देशांतर रेखा के मध्य की। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर, सॉरी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक विषुवत वृत्त पर होती है या भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा लिखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक विषुवत वृत्त विषुवत रेखा पर होती है तथा सबसे कम ध्रुवों पर होती है। एक और पॉइंट लिखिएगा आगे हम, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में कमी होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम होते जाती है। चलिए ये क्या हो गया आपका देशांतर रेखा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं 111.32